राज्यपाल महोदय और उपस्थित विद्वान सभी को सारा रविवार। मैंने आदि शंकराचार्य के काल निर्धारण पर कार्य किया। हमें वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करना चाहिए, इसलिए सबसे पहले मैंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को देखा। आदि शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में श्रुंग और पाटलिपुत्र नामक दो नगरों का जीवंत नगर के रूप में उल्लेख किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसी का एक डिपार्टमेंट था बिहार में, और उसने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वहाँ पर उमरार घाट में एक्सकैवेशन किया था। डॉक्टर विजयकांत मिश्र और डॉक्टर अल्तेकर, वहाँ पर यही निर्णय आया कि ये पाटलिपुत्र नगर जो है ईस्वी पूर्व 5वीं-6वीं सदी में जीवंत नगर के रूप में था, और ईस्वी सन की 6ठी सदी में इसका विनाश हो गया था और शाहजहां के काल में पुनः ये अस्तित्व में आया नगर के रूप में। यानी इसका मतलब जो आदि शंकराचार्य का निर्धारण लोग करते हैं 788 से 820, वह काल बिल्कुल गलत है, क्योंकि 700 से लेकर के कम से कम 1100 ईस्वी तक उसका नगरीय अस्तित्व नहीं था, और जबकि 5वीं-6वीं ईस्वी पूर्व में उसका नगरीय अस्तित्व था। इसलिए आर्कियोलॉजिकल दृष्टिकोण से आदि शंकराचार्य का समय ईस्वी पूर्व 5वीं-6ठी सदी में निश्चित होता है। इसी प्रकार से श्रुंग नगर का जो उन्होंने उल्लेख किया है, इसका भी उत्खनन 1962 से प्रारंभ हुआ और 1998 तक 5 बार इसका उत्खनन किया गया, और वहाँ भी यही निर्णय आया कि ईस्वी सन की 6वीं सदी में यह नगर अपना अस्तित्व खो चुका था, और ईस्वी सन की 11वीं सदी में यह पुनः बसा। ये वेलसांग जो वहाँ शुरू गया था तो उसने भी लिखा है 634 ईस्वी में वो गया था, तो उसने भी लिखा है कि 250 वर्ष पूर्व इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था इसकी राजधानी का, और उसके खंडहर जो है वो 30 लीग की परिधि में फैले हुए हैं। उसके अनुसार भी ये 4वीं सदी में समाप्त हो चुका था। उत्खनन में भी यही आया है कि 4वीं सदी के बाद यहाँ कोई निर्माण नहीं हुआ, और 6ठी सदी के अंत में इसका नगरीय अस्तित्व समाप्त हो गया। तो आदि शंकराचार्य अगर 788-820 में होते तो वो कैसे इनका जीवंत नगर के रूप में उल्लेख करते। दूसरा प्रमाण है मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण। उन्होंने आदि शंकराचार्य ने अपने मांडुक्य भाष्य में ये कहा है कि आत्मा के 4 पाद होते हैं, कार्षापण की तरह, गौ की तरह नहीं। कार्षापण मुद्रा का विवेचन करने पर एपिग्राफिया इंडिका के जितने भी 100 वॉल्यूम प्रकाशित किए गए हैं, सबका हमने अध्ययन करने के बाद पाया कि ईस्वी सन की 4वीं सदी के पूर्व यह प्रचलित मुद्रा थी। 4वीं सदी के बाद पर्ण मुद्रा आ गई, और उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में आखिरी बार इसका उल्लेख ईश्वरदत्त आभीर के शिलालेख में हुआ है, उसके नासिक के लैंड शिलालेख में हुआ है, जिसका कि काल 197 ईस्वी मानते हैं। यानी ईस्वी सन की 2री सदी के बाद पूरे भारत में ये प्रचलित मुद्रा के रूप में नहीं रही। तो इसका मतलब जो सार्वजनिक भाष्य लिख रहे थे पूरे भारतवर्ष के लिए, वो कार्षापण मुद्रा का उल्लेख क्यों करेंगे अगर 8वीं-9वीं सदी में होंगे तो। इसी प्रकार से उन्होंने एक राजा का उल्लेख किया है आदि शंकराचार्य ने अपने मठावनाय महानुशासनम में। राजा सुधन्वा का उन्होंने उल्लेख किया है। सुधन्वा का अनुसंधान करने पर हमें पता चला, वीर विनोद जो कि मेवाड़ का इतिहास है, कवि राजा श्यामल दास ने लिखा था, और वंश भास्कर जो बूंदी के राजवंश का इतिहास है, जिसे सूर्यमल्लेश्वर ने 1841 से 1857 के बीच लिखा था, उसमें 41 राजाओं की सूची दी गई है। उसमें चाहमान राजा प्रथम स्थान पर है और सुधन्वा 5वें स्थान पर। 41वें स्थान पर राजा वासुदेव आते हैं। दशरथ शर्मा जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने राजा वासुदेव से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक, यानी 62वीं पीढ़ी चाहमान के पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, वहाँ तक उन्होंने अभिलेखों के आधार पर वंशावली दी है। राजा वासुदेव चाहमान का जो काल है वो प्रबंध को जो 12वीं सदी का ग्रंथ है, उसमें 608 विक्रम उनका अभिषेक लिखा है, यानी लगभग 551 ईस्वी। और एक जो है वो भंडारकर जी ने उनका सिक्का भी ढूंढा है, जो कि 570 ईस्वी का है, जो उस पर काल लिखा है वासुदेव चाहमान का।
यानी वासुदेव चाहमान जो राजा सुधर्मा के बाद 35वीं पीढ़ी में आते थे, वो 551 में राज्य कर रहे थे। उनके बाद से लेकर के 60वीं पीढ़ी तक राजा, यानी 20 पीढ़ी के बाद राजा वासुदेव से जो थे, वो उनका काल जो है 1150। अगर वासुदेव चाहमान उनके काल के 20 राजाओं का औसत निकालें तो 30 वर्ष आता है, और फिर हम ऊपर के सुधर्मा तक के 30 का अगर जोड़ दें तो ये ईस्वी पूर्व 490 के करीब आता है, जो कि आदि शंकराचार्य के काल को पुष्ट करता है। इसी प्रकार से अन्य भी बहुत से साक्ष्य हैं।